समाजवादी पार्टी में सीटों का बंटवारा हो गया। यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश के खजुराहो से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को 25 फरवरी को आगरा में यात्रा में शामिल होने का न्योता भी दिया है। अब इंतजार है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में गठबंधन क्या स्वरूप लेता है। उधर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर सरगर्मी तेज है। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट पुरानी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी शिवसेना की बात मानती है या नहीं। वहीं एनसीपी अजित गुट को भी सीटें देनी होंगी। यही हाल बिहार में भी है। बिहार में एनडीए का कुनबा तो बढ़ गया है। एलजेपी के दो धड़े हैं। आज हम इसी गठबंधन पॉलिटिक्स पर करेंगे हस्तक्षेप। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। हालांकि देर तो हो गई, पहले ही हो जाना चाहिए था सवेरा, लेकिन ये कहते हैं देर भली दुर्घटना से। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा में शामिल होते हैं। बार बार की टूट और बिखराव के बाद इंडी गठबंधन में अब तस्वीरें साफ होती दिखाई दे रही है। गठबंधन का पेच अब सुलझता दिख रहा है। बीते 2 दिनों में जिस तरह से मनभेद को दूर कर तीनों दलों के बीच सहमति बनी है, उससे इस गठबंधन को लेकर उठ रहे सवाल फिलहाल थम जरूर गए हैं। सबसे बड़े प्रदेश यूपी में कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नाना करते करते आपस में दिल लगा ही बैठे। आरएलडी के छिटकते ही दोनों दलों को एक दूसरे की अहमियत समझ आ गई। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए पहले 17 और फिर 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके बावजूद कांग्रेस सब कुछ ठीक होने का दावा करती रही। अखिलेश यादव कांग्रेस को 15 सीट देना चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। आखिरकार 17 सीटों पर सहमति बन गई है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2 सीटों की अदला बदली की भी चर्चा है। अखिलेश यादव बनारस से अपने उम्मीदवार वापस लेंगे तो कांग्रेस मुरादाबाद की डिमांड से पीछे हट गई है। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। जो गठबंधन का ऐलान हुआ है, ये एक बहुत वेलकम मूव है। इसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। लोग जो चाहते थे वो हुआ। भाजपा के मंसूबे नाकाम हुए। जो गोदी मीडिया चला रहा था कि टूट गया, बिखर गया, तो उन लोगों को जरूर कुछ निराशा हुई। इंडी गठबंधन के लिए दूसरी राहत की खबर दिल्ली से आई है। पंजाब की तलखी को दूर करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई है। बदले में गुजरात में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भरूच और भावनगर की 2 सीटें दी है। इसी तरह हरियाणा, गोवा और असम में भी दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है, जबकि पंजाब में कोई समझौता नहीं हुआ। पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। पंजाब ही वो प्रदेश है जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छिनकर सरकार बनाई और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में
लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। कहने को तो इंडी गठबंधन में 23 दल शामिल हुए थे, लेकिन जब से ये गठबंधन बना तब से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कई दल छिटक कर दूर जा चुके हैं। पहले ममता बनर्जी ने ना कहा, फिर बिहार में नीतीश अलग हो गए। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन मंत्री पद को लेकर नाराजगी भी उभर कर सामने आई। बावजूद इसके राहत की बात है कि झारखंड में दोनों दलों की तरफ से सब ठीक होने का दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन के दो बड़े नेता अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से साथ मिला है, उससे पार्टी को संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस भी देर से जागी, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। समझने की कोशिश करते हैं गठबंधन की इस राजनीति में क्या क्या गांठ है और कितनी क्लैरिटी है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान हैं, पहले हम उनका परिचय करा दें। बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता अरविंद सिंह, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रंजीत मिश्रा, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता भी होंगे। महेश आर्या, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आप आम आदमी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत है डॉक्टर रमेश ठाकुर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी भाई, आपकी उम्मीदों पर थोड़ा पानी तो फिरता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग तो कह रहे थे कि ये गठबंधन होगा ही नहीं, ठीक है, दो एक लोग अलग छिटक गए, एक तो आपके खाते में ही आ गए बिहार में, और लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और दिल्ली की बात कर ले तो यहाँ पर भी बात बनती दिख रही है पूरे और पक्के तौर पर। अब क्या कहेंगे आप? देखिए संजय जी, इनका गठबंधन हुआ है, बधाई हो। कम से कम अंधेरा थोड़ा छटा है, धुंध कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद शंका आशंका के ओले पड़ने शुरू हो गए और वो ओला इतना घनघोर है कि भविष्य कितना दिन रहेगा, इस पे प्रश्न पैदा हो गया है। और प्रश्न इतना वाजिब है और इतना जोरदार है कि स्वयं कांग्रेस के मुखिया या समाजवादी पार्टी के मुखिया की हिम्मत नहीं पड़ी उत्तर प्रदेश में कि आकर वो घोषणा करे कि हमने समझौता किया है और साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि जैसे चुनाव समाप्त होगा गठबंधन टूट जाएगा। संजय जी, ये प्रयोग एक बार और पहले हो चुका है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जब नारा दिया गया था, जनता को ये साथ पसंद है, और दो लड़के बैठे थे साइकिल पर, साइकिल पंचर हो गई थी, और 2017 विधानसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद 2 दिन भी दोनों दलों ने इंतजार नहीं किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया और गठबंधन ढह गया। आम आदमी पार्टी से समझौता हो रहा है, अच्छी बात है, करे समझौता, लेकिन यही केजरीवाल 3 महीने पहले तक कहते थे कि कांग्रेस नेतृत्व चोर है। पंजाब में भी जाकर उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में कहा। अरविंद केजरीवाल का वीडियो है कि सोनिया गांधी को ईडी और सीबीआई गिरफ्तार नहीं करती है, इसमें बीजेपी की मिलीभगत है, इसको गिरफ्तार करो, सारे पोल बाहर आ जाएंगे। तो आप बताइए, ये विरोधाभासों का गठबंधन कितने दिन चलने वाला है? नहीं, लेकिन अरविंद जी, एक सवाल तो यहाँ पे उठता है ना, आपकी पार्टी पर भी उठता है जी। आप जब मर्यादा की बात कहते हैं और जब आप कहते हैं कि आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले केजरीवाल क्या कहते थे या अखिलेश यादव क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में, और आज सब एकजुट हो रहे हैं, तो इस पर आप आलोचना कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी के आला नेता भी तो बड़े बड़े घोटालेबाज का नाम लेते थे और सबको जेल में ठूसने की बात करते थे। पता चला कुछ दिन बाद वो आपके साथ हो लिए, फिर सब कुछ ठीक हो गया। इसका तो किस मर्यादा की बात हम कर रहे हैं? इसका मैं जवाब देता हूं संजय जी। घोटालेबाज चाहे कहीं भी हो, बचेगा नहीं। और हमारे पार्टी में कोई आया है तो मैं आपको कह रहा हूं कि एक केस एग्जांपल के लिए बता दीजिए जिसके खिलाफ केस भारतीय जनता पार्टी ने पहल करके वापस लिया हो। कोई भी व्यक्ति हो, ठंडे बस्ते में जाना भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है ना। ठंडा बस्ता नहीं, वो न्यायालय के समक्ष है, और क्या डिसीजन होगा नहीं होगा न्यायालय को तय करना है। लेकिन एक भी केस में जांच एजेंसियों ने डिस्क्लोजर अपने तरफ से दाखिल नहीं किया है। एक और बयान आज शाम में बड़ा मतलब काफी या आरोप के साथ एक बयान आया आतिशी का, जरा उस पर भी जरा गौर फरमा लेते हैं, फिर आपसे हम एक प्रतिक्रिया लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि जब से सीट शेयरिंग की खबरें चल रही हैं, उसके बाद से आप नेताओं के पास ये मैसेज आया है कि अगर आपने इंडिया अलायंस
का साथ नहीं छोड़ा तो आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को सेक्शन 41A के तहत नोटिस आएगा और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा, या सैटरडे को नोटिस आएगा या मंडे को नोटिस आएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 41A में नोटिस आएगा और उनको दोनों सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी को यह धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे तो आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है। जनता को वोट देके किसी भी पार्टी को चुनने का अधिकार होता है। किन्हीं भी पार्टियों को एक साथ अलायंस करने का अधिकार होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रकार की धमकियां देकर, अरेस्ट करने की धमकियां देकर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को डरा सकते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरविंद जी, सीधा सीधा आप पर है ये जी, इसका मैं संक्षिप्त में जवाब दे देता हूं। आम आदमी पार्टी हैबिचुअल झूठी पार्टी है और सबसे बड़े झूठ बोलने वाले कोई आम आदमी पार्टी में नेता हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के नेताओं पे और तमाम सारे आरोप लगाए थे और जब उनके खिलाफ केस किया गया कि प्रूव करो तो उस व्यक्ति ने कान पकड़कर सर झुकाकर माफी मांगा कि मेरे पास सबूत नहीं थे, प्रमाण नहीं थे, गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दिया जाए। ये सबके सामने है, आपको भी पता है और पूरे भारतवर्ष को पता है। नंबर 1। दूसरी बात, अभी आरोप लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी इनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत दर्ज कराया पुलिस में और पुलिस लगातार उनके वहां गई और प्रूफ मांगी कि एक भी आप प्रूफ दीजिए कि कब खरीदने की कोशिश की गई है। गेट खोलने के लिए तैयार नहीं होते थे। जो नोटिस था दिल्ली पुलिस का उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते थे। अरविंद केजरीवाल के किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक। तीसरी बात मैं कहूं, आपको पता है ईडी लगातार नोटिस दे रही है और इस भ्रष्टाचारी को अंदर जाना है। इसलिए केजरीवाल जो भ्रष्टाचारी है ये बहाना तलाश कर रहा है कि हम जनता में कहें कि राजनीतिक विद्वेष की तरफ फंसाया जा रहा है। नहीं भाई साहब, आपने भ्रष्टाचार किया है। संजय सिंह की जमानत नहीं हो रही है। मनीष सिसोदिया की 1 साल हो गया जमानत नहीं हो रही है। सत्येंद्र जैन को केवल और केवल स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ा गया। फौरी तौर पर पहले जवाब ले लेता हूं। पुष्पेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हालांकि मुझे कांग्रेस के पास आपके पास तुरंत जाना था, मैं आ रहा हूं आपके पास रणजीत मिश्रा जी, लेकिन पहले चूंकि विस्फोटक बयान आया है आतिशी का, तो पुष्पेंद्र जी वैसे ही 7वां संबंध तो पहले ही दिया जा चुका है, तो उसकी आड़ में कहीं आम आदमी पार्टी ने ऐसी बात तो नहीं कह दी कि चलो कल को यदि कुछ ऐसा होता है तो हमने ये कहा था, या नहीं तो फिर जिसने मैसेज भेजा उसका नाम बताइए। नहीं संजय जी, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक ईडी को और सीबीआई को, इन तमाम एजेंसियों को इन्होंने अपना मोहरा बना रखा है विपक्षियों को डराने धमकाने के लिए। मैं आपको इसका एक सीधा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप समझिए बात को कि ईडी ने जितने समन भेजे सबके अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया और उसने पूछा कि आप ये बताइए कि समन हमको किस लिए भेजा। आप एज ए मुख्यमंत्री मुझे बुला रहे हैं या एज ए एक्यूज्ड बुला रहे हैं, किस वजह से बुला रहे, लेकिन ईडी ने जवाब नहीं दिया। अब देखिए मुख्यमंत्री जी पेश नहीं हुए तो ईडी कोर्ट चली गई इसी मामले को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल जी पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी इस बात की सुनवाई कर रही है कि वाकई एक समन जो है ईडी के वो कानूनी है या गैर कानूनी है। अब वो सम्मन पे अभी ईडी कोर्ट पूरी सुनवाई भी नहीं कर पाई, फैसला भी नहीं कर पाई है, लेकिन अभी चंडीगढ़ में जो इन्होंने मुंह की खाई है भारतीय जनता पार्टी, रंगे हाथों पकड़े गए चोरी करते हुए, उसके बदले में इन्होंने अब ये 7वां सम्मन जो है और सर्व करवा दिया है।
तो इन सब चीजों को सब जनता देख रही है, सारी चीजें समझ रही है कि एक आदमी को जो राजनीति में सिर्फ ईमानदारी की मिसाल है और देश की राजनीति को बदलने के लिए आया है, इसने दिल्ली की जनता को और पंजाब की जनता को बहुत बढ़िया ढंग से सर्व किया है, उनको मूलभूत सुविधाएं दी हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। चलिए आप अपनी वाहवाही करते रहिए, वो मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, सरकार जिसकी होती है काम करती है, आपने काम किया, आप वाहवाही करने का आपको अधिकार है। लेकिन मेरा सवाल इसके बाद है जो पहले ही मैंने पूछा आपसे कि भाई मोबाइल है ये, किसी ने मैसेज किया होगा तो रिकॉर्ड में आएगा ना उस व्यक्ति का नाम, पता, फोन नंबर। ये बताने में हिचक क्यों रहते हैं सर? हिचक क्यों है? आतिशी ने इतने बड़े संगीन आरोप लगा दिए लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया, देखिए ना नंबर बताया। बोले ना अभी चलाते हैं ना, फिर हम अपने प्लेट पे चलाते हैं, हम आपके स्क्रीन पे चला देंगे हम। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली जब सही समय आएगा तो सारी चीजें पता चल सही समय नहीं तो क्या है? देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और आप एक ऐसे आरोप लगा रहे हैं। संजय जी उस बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, जिसने मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। नहीं, आतिशी से जो आप पूछ रहे हैं ना कि किसका मोबाइल पे किसका फोन आया था, किसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसी बात की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र और चेहरा सब उजागर है। महाराष्ट्र की सरकार आप देखिए कैसे उन्होंने तोड़फोड़ करके उसमें आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन बीजेपी का जवाब दे रहे हैं। तमाम सारे आप देखिए गोवा में कैसे इन्होंने किया, बहुमत ना होते हुए भी अपनी सरकार वहां बनाई, विधायकों को चोरी करके, डरा के, धमका के। इसीलिए इस तरह के आरोप थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं जब आप नाम नहीं बताएंगे। डरा धमका करके अपने पाले में कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई सबूत, गवाह की जरूरत नहीं है, वो तो आप सब देख ही रहे हैं सामने। लगातार वो सरकारें चोरी कर रही है, विधायक चोरी कर रही है, सांसद चोरी कर रही है और यहां तक कि सरकारें चुरा ले रही है। वो तो डकैत पार्टी है, वो लोकतंत्र की डकैत है भारतीय जनता पार्टी। पुष्पेंद्र जी अभी मैं दूसरे मेहमान के पास जा रहा हूँ, तब तक हो सके तो फोन पे आपस में बात कर लीजिए अपने प्रवक्ताओं से कि भाई किसका नंबर था। कोई बात करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली क्या है, लोकतंत्र की डकैत है, डकैत। चलिए हो गया, साबित कर दिया है। अब इस आरोप पे मुझे नहीं जाना है, राज्यों में साबित कर दिया है। ठीक, अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, अभी इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा प्लीज। तीन मेहमान हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं। रंजीत मिश्रा जी, आखिरकार ये गठबंधन हो ही गया, लग रहा था कि टूट के कगार पर है उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली को लेकर तो इतनी उहापोह की स्थिति थी कि लग ही नहीं रहा था कि शायद आप लोगों का गठबंधन हो भी पाएगा। लेकिन एक सूत्रों के मुताबिक तो अब संख्या भी चल रही है कि कितने किसको मिलेगी सीटें, लेकिन आपका गठबंधन दिल्ली में हो रहा है। पंजाब में लेकिन यही गठबंधन, वहाँ लोकतंत्र एकदम सुरक्षित नजर आ रहा है, वहाँ आप अलग लड़ेंगे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, ऐसा क्यों? इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं बहुत पहले से इस पर बात कर रहे हैं और ये कई बार मीडिया में बात फैलाई जाती थी हमारा गठबंधन टूट रहा है या अन्य बातें। वास्तव में गठबंधन की वार्ता बिल्कुल सही रास्ते पर चलती रही और अब धीरे धीरे समय आ रहा है, एक एक चीजें बिल्कुल सामने आपके आएंगी। अभी हमने उत्तर प्रदेश का फाइनल किया है और जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन है वो बिल्कुल अंतिम दौर में है, अंतिम दौर की वार्ता चल रही है। अब इसमें ये देखना होगा कि किन राज्यों में किस प्रकार से सहमति बनती है। हमारे यहाँ एक नेशनल अलायंस कमेटी बनी थी जो सभी राज्यों के प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा कर रही थी, लेकिन ये मीडिया में कई बार चर्चा होती रही कि इंडिया गठबंधन की ही जो सीट शेयरिंग है वो फाइनल नहीं हो रही है। कभी लोग बीजेपी से भी ये सवाल नहीं करते हैं। आप ये देखिए कि आज आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर जी का बयान, उन्होंने कहा हमें उत्तर प्रदेश में 3 सीट चाहिए, बिहार में 2 चाहिए। हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़े हैं, अब उसमें हाजीपुर सीट पे चाचा कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे, भतीजा कह रहे हैं वो लड़ेंगे। वो सवाल मैं करूंगा उनसे, आप चिंता मत कीजिए। मैं एनडीए में भी बहुत तरह के पेश फंसे हुए हैं, मैं जरूर पूछूंगा अरविंद जी से, और मैं जानबूझ के भी आप लोग पास आया ताकि आपका भी पक्ष हम जान ले। ऐसा नहीं है मैं सवाल पूछ। एक चीज बस मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ जी, कि ये देखिए ये केवल दलों का गठबंधन नहीं है, दिलों का, ये इस देश के मुद्दों का गठबंधन है। जिस तरह से किसानों के साथ इन्होंने अभी अत्याचार किया है, लगातार किसान सीमा पर बैठे हुए हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे ये उनको कहते भी हैं कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, अराजकतावादी है। इस देश के किसान को क्या अपनी राजधानी में आने का अधिकार नहीं है? महिलाओं के साथ आपने देखा कि देश की बेटियों को लाचार होकर प्रधानमंत्री के घर के सामने अपने मेडल फेंकने पड़े। क्या ये इस देश के लिए शर्म की बात नहीं है? विद्यार्थी रोजगार मांग रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती है उत्तर प्रदेश में, सारे पर्चे लीक हो जाते हैं।
आखिर ये किस तरह का शासन देश को देना चाहते हैं? तो ये जो गठबंधन है, ये केवल राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा एक जवाब दे दीजिए सर। तानाशाही शासन के खिलाफ मुद्दों का गठबंधन। रंजीत जी, बहुत छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, क्योंकि 2 मेहमान और हैं हमारे, उनके पास पहले जाऊंगा एक राउंड में, फिर मैं आप लोग के पास आऊंगा। आप आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो ही चुका है, बस डिक्लेयर करना बाकी है, इतनी ही सी बात रह गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले भी हो चुका है 2017 में, और प्रयोग भी हो चुका है। लेकिन कल तक केजरीवाल जी और उनकी पार्टी कांग्रेस की कितनी आलोचना अब पार्टी करती थी, ये किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि मुद्दों पर आधारित ये गठबंधन हो रहा है, पर दिलों का गठबंधन नहीं हो रहा है ये, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा इतनी ज़्यादा है कि जब मौका मिलेगा आप लोग फिर अलग हो जाएंगे। जैसे पंजाब में तो आप अलग हैं ही, तो पंजाब यदि इतना ही मुद्दों के आधारित गठबंधन है तो बाकी देश में लोकतंत्र खतरे में है, पंजाब लोकतंत्र सुरक्षित है। नहीं संजय जी, ऐसा है कि हमने महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, झारखंड में, बिहार में, इन सब जगहों पर अपना गठबंधन लगभग फाइनल किया हुआ है। हाँ, ये सही है। आप ये देखिए कि कई बार थोड़े से विरोधाभास होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं। कांग्रेस को तो संजय जी पिछले 1 दशक से प्रधानमंत्री जी से लेकर और किन किन लोगों ने क्या नहीं कहा, ये आपके सामने है। और आपने अभी ठीक चर्चा की कि आज प्रधानमंत्री जी जिनको कह के आते हैं कि ये बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अगले दिन प्रधानमंत्री उन्हीं को अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का उदाहरण आपके सामने है, अजीत पवार का उदाहरण आपके सामने है। तो प्रधानमंत्री राजनीति में गुरेज नहीं है दरअसल, विश्वसनीयता लगातार खो रहे हैं, और ये सब मिलकर कांग्रेस को बदनाम करते रहे। ये देश की जनता के सामने है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक सर। आर्या साहब, महेश जी, क्या ये वाकई संजीवनी का काम करेगा समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, जो ये अलायंस हो गया आप लोगों का, या फिर एक मजबूरी है और दूरी बहुत नहीं कर सकते थे इसलिए साथ आ गए आप लोग? देखिए संजय, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जा रहा है जी। ये सवाल पूछा जाना चाहिए उनसे जो कल तक ये कहते कुछ अपोनेंट्स का लेकर के चले थे, तो मुझे लगता है उनको आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उसको ठीक कीजिए। हेलो, हाँ आप बोलिए ना, थोड़ा पकड़ के ही बोलिए सर, स्पष्ट आवाज आ रही है अभी। 38 गठबंधनों के साथ, दलों के साथ हाँ, पड़ा, और इस बात को लेकर के 10 साल तक पिछले भी एनडीए रहा था, एक बार भी ये मीटिंग एनडीए गठबंधन की नहीं कर पाए, दलों की नहीं कर पाए, ना उनको रेस्पेक्ट ना कोई उनका सम्मान। जब हमारे इंडिया गठबंधन मीटिंगें हुई, उनको लेकर के इन्होंने सवाल खड़े किए कि अब नहीं होगा, अपनी आप टूट रहा है। और जब गठबंधन बन गया तो सीट शेयरिंग को लेकर के कल से पहले जो घोषणा हुई है, प्रेस वार्ता से पहले से सारे चैनल पे यही इनके संवाद कह रहे थे प्रवक्तागण कि अभी गठबंधन टूट गया, बिल्कुल नहीं होगा, सीट शेयरिंग नहीं होगा, कांग्रेस में और बीजेपी समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। तो उनको दिखना चाहिए कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी हमारी इंडिया गठबंधन हो गया, लेकिन ये कब करेंगे जो अपने गठबंधन घुट रही है उनकी। मैं इनसे जरूर पूछूंगा सर, आप एकदम निश्चित रहे, दबाव घुट रही है, इनसे जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछूंगा। वो कब करेंगे? संजय निषाद जी उनको कितनी सीटें दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी को कितने सीटें दे रहे हैं, मुझे लगता है इनके पास नहीं है। और जिस दिन ही आचार संहिता लग जाएगी संजय भाई, आचार संहिता लगते ही इनके दलों में जो वाल है, गठबंधन है, और पूरी तरीके से इनके अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, वो लोग सब छोड़ करके मुझे लगता है इंडिया गठबंधन का दरवाजा पे खड़े नजर आएंगे, और सीबीआई ईडी सब उठा करके दलों को छोड़ने की कोशिश करें, साम दाम दंड भेद लगा करके और इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इसकी सबकी जरूरत है, मजबूरी किसी की नहीं है। मजबूरी तो उनकी है जो 10 साल सरकार में आने के बाद ना किसानों की मांगों को माना, ना जवानों की बातों को, ना नौजवान बेरोजगारी की लाखों, आज जो है 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन नौकरियां नहीं दे पाए। किसानों की दुगनी आय करने की वादा करके आए थे, दे पाए। बहन बेटियों के साथ उन्होंने क्या हुआ, सब जाहिर हो गया। ये इसी देश का पार्ट है मणिपुर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहां पर जलता रहा, अभी भी मेरे ख्याल से वो पूरी तरह शांति नहीं है, लेकिन वहां थोड़े नहीं
गए, वहां पहुंचे नहीं, उनके दर्द को समझा नहीं। और जब पार्लियामेंट के अंदर जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, अपोजिशन ने उनकी आवाज उठाया। अभी रैली में आप लोग आरोप लगाएंगे, बीजेपी आप पर आरोप लगाएगी, आप बीजेपी पर लगाएंगे। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, संक्षेप में बता दीजिएगा सर, क्योंकि विश्लेषक महोदय के पास भी मुझे जाना है। मुझे ये बताइए आप, हम यदि 2019 की बात कर ले, लोकसभा चुनाव की क्या हालत थी? क्या वो जमीन इतनी मजबूत हो गई है जहां कि आपको लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ वो माहौल है जिसका लाभ आपको मिलेगा? और वाकई जो आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, ठीक यही बात आपकी पार्टी या आपके गठबंधन के साथी यही कहते हैं, जितने विपक्षी दल हैं। लेकिन सर ये बात जब आप कहते हैं, तो जब विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी का परफॉर्मेंस तो कहीं कम होता हुआ दिखा नहीं। तो विधानसभा में लोकतंत्र सुरक्षित है और लोकसभा आते आते लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। देखो संजय जी, ये देखिए जनता की आवाज कह रही है बड़े पैमाने पर। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये आपको को लेकर के ऐसा जनता के सामने ढूंढ परोस देते हैं कि लोगों को सारा तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट का, कि जनता सच झूठ को भी 100 बार बोलेंगे वो सच साबित कर देते हैं। तो झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। और मैं समझता हूँ कि जब पोल खुल चुकी है, कहाँ गई वो 20 करोड़ 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? और जो सर ये मुद्दे 2019 में भी आप लोग उठाते थे। 80 करोड़ की जनता के हाथ में इन्होंने दीदी राशन की कटोरा दे दिया। ठीक सर, मैं फिर रुक करूंगा आपके पास। इसका जो कर्जा है दूना कर्जा हो गया, तो इसका सवाल मैं समझ गया महेश जी, मैं रोक रहा हूँ, प्लीज रुक जाइएगा। डॉक्टर रमेश ठाकुर, जरा अब अपने विश्लेषण के जरिए समझाइए कि ये जो गठबंधन की राजनीति है वो कितनी संजीवनी का काम करेगी, या फिर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है, तो गठबंधन को मजबूत करते हुए हम लोगों के पास जाएंगे और संजीवनी बूटी का वो काम अब करेगा और कहीं से देर नहीं हुई है। क्या कहना है आपका? संजय जी, जो आपने कहा ना, ये डायलॉग हर वो पार्टी करती है जो विपक्ष में होती है। अगर कांग्रेस अगर सरकार होती तो विपक्ष वाले जो बीजेपी के वो ये कहते हैं। खैर बात आती है मुद्दे पे, गठबंधन को लेके मतलब बड़ा एक आश्चर्य होता है कि जिस समय से एनडीए और यूपीए का ये सारा गठबंधन बना है, तब से अगर आप सही कायदे से अगर आप देखो तो एनडीए के अंदर क्या हो रहा है, कौन पार्टी टूट के जा रही है, कौन जुड़ रही है, क्या शेयरिंग, क्या कुछ, रत्ती भर कोई बात नहीं हो रही है। पूरी मीडिया, पूरी सियासत और पूरी ब्यूरोक्रेट, पूरी सारी व्यवस्था इंडिया गठबंधन के चारों तरफ आके रुक जाती है। किसके साथ में शेयरिंग हो रही है, सीट शेयरिंग हो रही है, कहाँ टूट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अरे भैया, यहाँ तो 26 थे और 1-2 टूट के और चले गए, मेरे ख्याल से 24 बचे हैं, और आपके पास 38 थे, 38 से 2-3 और आ गए, 40 से ऊपर आंकड़ा हो गया है। और आपके पास तो इस समय कहने के लिए होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने के बाद में चुनाव होने हैं। आप मांझी जी को कितना दे रहे हो, अजीत गुट को कितना सीट दे रहे हो, कई सारे ऐसे हैं। एक उत्तर प्रदेश में राजभर जी ने उन्होंने आलाप अपने कहना शुरू कर दिया कि 2-3 सीटें मिलनी चाहिए। तो चीजें यहां से शुरू हो गई। और जहां तक मुझे संजय जी लगता है, जैसे कल से जो यूपी से बात आई है कि कांग्रेस और सपा में जो गठबंधन हुआ है, तो मुझे लग रहा समाजवादी पार्टी लोकसभा को गंभीरता से लेके नहीं चल रही है। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी, और जितने भी दल हैं, जो उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा कहा जाता है कि 80 सीटें हैं, दिल्ली का रास्ता यहीं से होके निकलता है, तो कुछ दलों को ऐसे लगने लगा है कि 24 के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ है, बाजी तो भारतीय जनता पार्टी मार ले गई है, अब हमें तैयारी करनी है 27 की। हमें जो ये भी एक परसेप्शन का खेल है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, देखिए क्योंकि अभी चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं ना, नतीजे आए हैं, और 2014 की परिस्थिति एक थी, 2019 की परिस्थिति एक थी, इस बार की परिस्थिति भी एक भिन्न होगी। अब उसमें बीजेपी कितना होमवर्क करके लोगों के बीच अपना कन्विंसिंग अप्रोच के साथ जाती है, वो वक्त बताएगा। मैं उसी पे आ रहा था, वो लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं, उसी पे आ रहा था। ये तो चलो परसेप्शन हो गया, किस तरीके से कोई आंकड़े क्या दिखा रहे, क्योंकि कल किसी और चैनल पे थे तो एक नेता ने यही बात दोहराई थी, मेरे साथ में बहसबाजी भी कर रहे थे कि हमें 24 से मतलब नहीं है, हम तो आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे भी आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बातें उनकी हैं, फिर हम तो समीक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं कि आपके अंदर भी अगर थोड़ा सा संदेह संशय है
तो चीजें, रिजल्ट आपके सामने है। बसपा एकदम मैदान में दिखाई नहीं देती है, ये क्या कहता है। और दूसरी तरफ राजभर जिस तरीके से कूदा करते थे वो भी शांत हो गए हैं, लेकिन वो कब कूद जाए कुछ पता नहीं चल पाता है, अनप्रेडिक्टेबल है वो। हाँ, और दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य का मुझे लगता था ये बड़ा फैक्टर ओबीसी वोटर के लिए हो सकता था। खुद विदा ले लिया। अगर ये समाजवादी पार्टी के साथ में रहते तो तस्वीर कुछ और होती है। अब ये भी छटक गए। अब यहां पे आ जाता है कि यहां पे की बोहनी हो जाए कम से कम। वो समाजवादी पार्टी ने कहा कि चलो यहां से हम लोगों जो सीट शेयरिंग का यहां से स्टार्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण है। समाजवादी पार्टी को पता चल गया था कि एमवाई फैक्टर को अगर हमने जरा सा भी कमजोर कर दिया और हल्के में ले लिया तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। अब जिस तरीके से ज्ञानवापी होता है, अयोध्या में मंदिर वाला मसला होता है, और भी कई जगह ऐसी चीजें होती हैं, तो मुसलमान जो है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे पूरे भारत का हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं टीस है। वो धीरे धीरे मूव कर रहा है फिर कांग्रेस की तरफ। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी भी हमारी लड़ाई लड़ नहीं पाएगी, इनको सिर्फ हमारा वोट चाहिए। यहां पे समाजवादी पार्टी को विशेष तौर पे अखिलेश यादव को लगने लगा अगर ये वोटर वहां पे हमसे छटक गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, इसी में आनंद फानन में हम लोग क्यों ना घोषणा कर दें, मुझे लग रहा है इसका फायदा भी हो। ठीक सर, मैं आपको रोक रहा हूं। अरविंद जी, अब जरा आपसे हम समझना चाहते हैं जी, इंडी गठबंधन का तो अपना मामला है, वो अब सीट शेयरिंग जो उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर हो ही गया है, दिल्ली में भी आज नहीं तो कल डिक्लेयर हो ही जाएगा, बाकी महाराष्ट्र की बात करें वहाँ भी हो ही जाएगा। देखिए बिहार में ऑलरेडी अलायंस है ही इनका आरजेडी के साथ कांग्रेस का। लेकिन अब हम आते हैं आपकी पार्टी में, मतलब आपके गठबंधन में, एनडीए में, वहाँ भी तो अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यदि हम बिहार की बात कर लें, और देखिए आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, आपके साथ 2 एलजेपी धड़े हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम हैं, और बीजेपी तो है ही है। तो 40 सीट है सर, और सबकी बड़ी बड़ी डिमांड है कि हमको इतनी सीटें मिले, इतनी सीटें मिले, इतनी सीटें मिले। आप उसको तो नहीं सुलझा पा रहे हैं, पड़ोसी को झांक रहे हैं। मैं इसका संजय जी जवाब दे देता जी। भारत के लोकतंत्र में 47 से लेकर और आज तक जो गठबंधन की सरकारें हैं उस पर आप ध्यान दें तो कांग्रेस के साथ गठबंधन जब जब हुआ है वो टीका नहीं है, गिर गया है। चाहे चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट करने की बात हो, या चंद्रशेखर को सपोर्ट करने की बात हो, या गुजराल जी को सपोर्ट करने की बात हो, या देवगौड़ा के सपोर्ट की बात है, कांग्रेस जाती है और फिर खींच लेती है अपना समर्थन और सरकारें गिर जाती है, गठबंधन टूट जाता है। ये इतिहास है नंबर 1। दूसरा मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लीडरशिप में 6 वर्षों तक 15-16 दलों का गठबंधन चला के ये प्रूव किया, दिखाया कि हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं। मैं आगे बोल रहा हूँ। और अभी भी जो हमारे ऊपर आरोप लगता है, आप देखिएगा, चाहे शिवसेना का मामला हो, या आदरणीय नीतीश कुमार जी का मामला हो, या पंजाब में अकाली दल का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों का बांह कभी नहीं छोड़ा है और हमने हमेशा कोशिश की है कि जो हमारे साथ हैं उनको साथ लेकर चले। लेकिन अकाली दल तो इस बार बहुत पशुपेश में है ना सर। हमने पंजाब के किसान जिस तरह से उग्र हो रहे हैं, आपका तो गठबंधन ही मुझे जवाब देने दीजिए, उनका डिसीजन है, अलग दल है, लेकिन हमने किसी को नहीं छोड़ा है और हमेशा प्रयास रहा है कि सबको साथ लेकर चले। तीसरी बात मैं कहूंगा, हमारे महेश आर्या जी किस पार्टी से बैठे हैं? समाजवादी पार्टी से है सर। तो ये तरह तरह के महिलाओं की इन्होंने बात की कि महिला पहलवान बैठी थी, बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने एफआईआर दर्ज हुआ, उसका जांच चल रहा है, कोर्ट ने कहा कि पुलिस का एफआईआर ठीक है, जांच ठीक है, हो रहा है। अब आप बताइए, इनका नेता बलात्कार का वकालत करता था, बच्चे हैं गलती है कह के, गायत्री प्रसाद प्रजापति कैबिनेट मिनिस्टर बना था और लुकआउट नोटिस जारी होता था, अखिलेश यादव जी को गायत्री प्रजापति नहीं मिलता था लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में जाता था। ये आरोप लगा रहे हैं, ये सरकार की बात कर रहे हैं, खनन माफियाओं को डायरेक्ट, और मैं नाम लेके कहूं तो उस समय का तत्कालीन इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को धमकाता था कि तुमने एफआईआर क्यों कर लिया, तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया। आजम खान से लेकर मुख्तार अंसारी तक और इलाहाबाद में अतीक अहमद तक गुंडों का राज तक चलता था और उत्तर प्रदेश में त्राही मचा था। इसलिए आज जब ये नारा देते हैं कि आ रहे हैं अखिलेश, तो उत्तर प्रदेश की जनता डर जाती है। इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता ने देखा है, ये एक बात।
और दूसरी बात ये तो आपने आगे भी आप यही कहेंगे इनके बारे में, लेकिन मेरा सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। दूसरी लाइन मैं पूरी कर लूं, फिर सवाल भी पूछिए। वहां पे अखिलेश का वखिलेश वालों से गठबंधन होता है, चालू का चिरकुट वालों का होता है, और चिरकुट का चालू वालों के होता है। आप हम पे क्यों उंगली उठाएंगे जब आप में तालमेल नहीं है? रोज गाली गलौज चलिए, आप एक दूसरे पर उंगली उठाते नहीं है, लेकिन सवाल मेरा सुन लीजिए ना सर, एक बार फिर दोहरा देता हूं। तीसरी बात में आपने जो प्रश्न पूछा, अरविंद जी, मेन प्रश्न वही है। हमारे जितने भी दल हैं, हम नियमित बैठक करते हैं। बैठक बिहार में कैसे समायोजित करेंगे? मेरी बात तो सुनिए। पहले भी हमने समायोजित किया था, अभी भी किया है। वहां चालू का चिरकुट के साथ, अखिलेश का वखिलेश के साथ गठबंधन वाली सीन नहीं है, और हम नियमित संपर्क में हैं। हम डिक्लेयर कर देंगे, हमारे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे वहां लक्ष्य है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। हमारा लक्ष्य है भारत के इकोनॉमी को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, इसको तीसरे स्थान पे ले जाना। हमने 4 करोड़ घर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि एक भी व्यक्ति ऐसा न बचे जिसके सर के ऊपर घर न हो। करोड़ों की संख्या में नल से जल दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति के, आपका लक्ष्य 2 करोड़ रोजगार भी देने का था सर। और इनका क्या लक्ष्य है? और 2 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, हाँ मैं उसका जवाब देता हूँ। जीएसटी देखिए, जीएसटी रिकॉर्ड स्तर पे आगे बढ़ी है। ये दिखाता है कि भारत का व्यवसाय कितना आगे है। और वर्ल्ड बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आरोप चाहे कोई जितना लगा ले, हमने काम किया है, और इसीलिए देख लीजिएगा, हो सकता है परेशानी, लगातार सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और श्री राम जन्मभूमि का जो निर्माण हुआ है, भारत की जनता गदगद है, और जनता आशीर्वाद देकर मोदी जी को फिर से पूरा प्रचंड बहुमत के साथ बैठाना चाहती है। और देश राहुल गांधी कहते हैं कि 90% युवा बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में। देश बोल रहा है, आप जवाब दे नहीं रहे। देश बोल रहा है अब की बार 400 पार। ये लोग हैं कहां? और रमेश जी के एक बात से मैं सहमत हूं, अखिलेश यादव जी हो या कोई पार्टियां, ये सब 2027 की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है वही बोलना है जो आपको सूट करेगा। 2024 में ये कहीं है नहीं। सब चाहते हैं मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, और उस पर केवल ये हमारे विश्लेषक महोदय बोल चुके हैं, इस पर हम रिपीट करेंगे। रंजीत मिश्रा जी, इसके आगे दूसरी लाइन थी, अगर मैं बोलता वो शायद अरविंद जी को सहमत भी ना होती, फिर मुझे कहते कि आप गलत बोल रहे हैं। कोई बात खैर, एनीवे, रंजीत भाई जरा समझाइए आप, क्या वाकई कॉन्फिडेंस हिला हुआ है? या देखिए, जो मुद्दे इस बार उठ रहे हैं, लगभग ऐसे ही मुद्दे 2019 में भी उठे थे। मुद्दे जेन्युइन हो सकते हैं, मेरा सवाल उस पर नहीं है, पर भरोसा लोग क्यों नहीं कर पा रहे? संजय जी, जी, हम आह भी भरते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती। अभी इन्होंने चंडीगढ़ में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? पहले उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे, और फिर रंगे हाथ देश के सामने उन्होंने पकड़ के दिखाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावों में धांधली करती है और मतदाताओं के अधिकार पर डाका डालती है। जहां तक इनकी बात है, ये देखिए, अभी मैं सुन रहा था इनको। देखिए, हमारे में शॉटिंग मैच नहीं होता है सर, आप लोग सबको मालूम ही है सर, हम पूरा समय देते हैं। इनको कहिए गलत कोट न करें। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी का कभी भी नाम नहीं लिया है। ये क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? यदि किया है तो आप दिखाइए। हो गया सर, नेशनल चैनल पे बैठ के आप कुछ भी कहेंगे, पढ़ लिख के नहीं आएंगे, जो मन करेगा वो ठीक है सर, ठीक है, सामने वाला सुनता रहेगा। अरविंद जी प्लीज, आप क्या तरीका है? अरविंद जी, आप तो सहयोग क्या तरीका है? आप, मैं आपको आ जाता सर काउंटर लेने के लिए। सर, वोटिंग सरकार, अरविंद जी मैं आपको आ जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का आदमी था ना वो, ऑडियो म्यूट किया बाकी मेहमानों का। सही बात है तो वो सुनना नहीं चाहती भारतीय जनता भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो हमने भी चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा अखबारों ने भी पूरा छापा है। इसके आगे चलते हैं ना सर। सवाल ये है, मैं देखिए, आप लोग बीजेपी पर ही रह जाएंगे या वो कांग्रेस पर ही रह जाएंगे, तो मुद्दे पर बात होगी नहीं ना। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था कि भाई, जो मुद्दे आप कहते हैं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 90% युवा बेरोजगार है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, पर मतदाताओं का भरोसा तो इन्हीं पार्टी पर है सर। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो क्या रिजल्ट आया विधानसभा का? आपके सामने है। क्यों नहीं आप पर भरोसा हो पा रहा है? तो कुछ आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि नहीं?
संजय जी, ऐसा है कि देश की जनता कई बार किसी राजनीतिक दल को अतिरिक्त समय भी देती है कि शायद इसमें कुछ सुधार जैसे आ आपको जाए। लगभग 53 साल तो डायरेक्ट ही शासन करने का दिया जनता ने। नहीं, हमारे ऊपर तो देखिए, हमारे ऊपर तो जब हम सत्ता में थे तब भी आप सवाल उठाते थे, विपक्ष में भी है तो तब भी सवाल उठाएंगे, लेकिन कभी सत्ताधारी दल पे सवाल उठा के देखिए कि इन्होंने किन किन चीजों की गारंटी दी थी। इन्होंने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार की, फेल हो गई। इन्होंने गारंटी दी थी काला धन वापस लाने की, सफेद धन भी इनके मित्र लेके बाहर उड़ गए। इन्होंने पेट्रोल डीजल 35 रुपए देने की गारंटी दी थी, 100 रुपए खरीदते रहे। तो आज तो स्थिति ये है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री ये तीनों मुद्दे 2019 में पूरे जोर शोर से विपक्ष ने उठाया था। मैं यही तो कह रहा हूं ना सर, ये बात जो आप कह रहे हैं ना, मैं आपसे सहमति जताते हुए आप ही को दोहरा रहा हूं। ये तीनों मुद्दे 2019 में भी उठे थे और आप लोगों ने खूब उठाया था, लेकिन जहां मेरा सवाल है वहां आप लोग आ नहीं रहे, वहां पर आइए ना। आज कांग्रेस की ऐसी मजबूरी हो गई कि मात्र 17 सीट पर कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ रहा है। आप इतने डरे सहमे क्यों हो गए हैं? राष्ट्रीय पार्टी है आप, देश में लंबे समय तक सत्ता का अनुभव रहा है आपको चलाने का। आज स्थिति क्यों हो रही है? जब भी देखते हैं हर दूसरे तीसरे दिन आप ही लोग यहां से खबर आती है फला नेता वहां से छोड़कर चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये क्यों है? कितना भरोसा आदमी कैसे करे फिर? संजय जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी क्या कहते थे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे, चले गए। और माननीय गृह मंत्री जी चंद दिनों पहले सर, ये सवाल तो फिर आप लोगों पर भी है। रास्ते बंद हो गए। नीतीश जी, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस हुआ ना, बीजेपी को छोड़कर जब आए और जब छोड़ के चले गए तब आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो सर, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस तो इस देश में चल ही रहा है, उसमें कौन बरी है सर? आप लोग भी बरी नहीं है। ऐसा है, मैं वही कह रहा हूं कि अभी ये कह रहे थे एक चीज संजय जी, एक महत्वपूर्ण बात जिसपे ध्यान दिलाना जरूरी है जी, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि 370 सीट वो जीतेंगे और बाकी उनके जो घटक दल हैं वो 30 सीट जीत के 400 पार करेंगे। इनके घटक दलों की संख्या है 40, यानी प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हमारे 40 घटक दलों में केवल 30 सीट ये जीतने वाले हैं। इनकी इंटरप्रिटेशन है सर, आप समझ लीजिए इनके घटक दलों की हर पार्टी को ये लोग दांती का अधिकार है कि कोई भी आंकड़े वो गिरा सकता है। आप भी गिराइए ना कि 543 आप जीतेंगे, आप गिरा दीजिए सर, क्या दिक्कत है? आप गिराइए, बोले कि हम पूरा अलायंस मिलकर 543 पर जीत दर्ज करेंगे, कौन रोक रहा है सर? देखिए इंडिया गठबंधन इस बार इनको चुनाव में बुरी तरह से हराने वाली है। चलिए सर, और इनकी मैं फिर रुक करूंगा आपके सरकार पास, को उखाड़ कर फेंकने वाली है। ठीक सर, मैं आपको फिर रुक करूंगा। महेश आर्या जी, ये सवाल इसलिए बार बार उठते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है बीजेपी के बाद उत्तर प्रदेश में, वहां ट्रायंगुलर फाइट होना तय है। आप और कांग्रेस यदि एक हो भी गए हैं तो फिर मायावती बीएसपी अलग है, बीजेपी तो अलग है ही आपसे, और एनडीए का एक पूरा कुनबा अलग अलग जगह पर आप लोगों को फाइट देगा, यानी कि ज्यादातर जगहों पर ट्रायंगुलर फाइट होगा। कहा यह जा रहा है कि इसका नफा बीजेपी को या एनडीए को ज्यादा मिलना है और नुकसान शायद आप लोगों को हो। इस पर कुछ होमवर्क है? देखिए, नजरिया अपना अपना मैं समझता हूँ, पूरी तरह से होमवर्क की बात है। जो आदरणीय बहन जी की बात कही गई है और ओवैसी की बात कही गई है, जो समय समय पर गाय बजाए उनके स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे, उनके क्रियाकलापों को देखेंगे, उससे साफ जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। तो वो अलग से कर देंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, उनकी कुनीतियों से सभी वर्ग बहुत परेशान है और इनसे मुक्ति चाहता है। तो जो भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आएगा वो भारतीय प्रदेश की जनता उनको नकारने का काम करेगी। आपने देखा होगा दलितों पर ये फिर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, अत्याचार होता है और उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, उनके आरक्षण को खत्म कर रही है सरकार। उनका जो है रिजर्वेशन पूरे निजीकरण में रख दिया गया। उनकी दलितों की वंचितों की लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है। तो क्या जनता नहीं देख रही? शोषित वंचित पिछड़ा और पीडीए समाज नहीं देख रहा? वो सारे लोगों को पता है कि हमारी लड़ाई को आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और जो जाति जनगणना की डिमांड किया है तो इसी का आधार पर सबको न्याय मिलेगा, सबको पता है। तो अच्छा, ये तो सर आपकी बात हो गई सर, ये बीजेपी जो आप पर आरोप लगाती है सर, आप ही से मुखातिब संजय भाई ने बहुत जबरदस्त आरोप लगाया और एक मरहूम नेता को भी नहीं बख्शा।
पूछना चाहता हूँ, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने गलत शब्द इस्तेमाल किए। मैं वही पाना चाह रहा था कि जब बीजेपी आप पर इतने सारे आरोप लगाती है, उसका काउंटर क्या है आपके पास? संस्कार इतना गिर गया है, इतना घटिया किस्म के इनकी संस्कार है, इनके परिवार ने, इनकी पार्टी ने इनको संस्कार नहीं दिए। अगर वो इतने खराब थे तो इनकी पार्टी पद्म विभूषण के सम्मान से उनको सम्मानित करती है। उनको प्रदेश की जनता, देश की जनता ने उनको सम्मान दिया है। और अत्याचारी की बात करते हैं, जिस गोल्ड मेडलिस्ट हमारी बहनें थी उनके साथ कितना बलात्कार, कितना उनके साथ यौन शोषण हुआ और वो न्याय के लिए मांगते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो गोल्ड मेडल लेके आई तो उनको कहा ये हमारे परिवार की सदस्य है, उनको न्याय नहीं दे पाई। उन कोर्ट के कहने पर जब कोर्ट के आदेश के बाद ही FIR हुई। वो भूल जाएगी जनता जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ दुराचार हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी का लोग था। भूल जाएगी उन्नाव की जनता जहाँ पर वहाँ पिछड़े समाज की महिला के साथ दुराचार किया, इनके संघर्ष हैं। और भूल जाएगी प्रदेश की जनता जब किसानों को अरविंद जी आऊंगा मैं, मंत्री उनके ऊपर जीप चढ़ाकर उनकी हत्या कर देता है, वहाँ पत्रकार को भी नहीं बख्शा जाता, उसको भी रोक डालता है। और लास्ट तक वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में रहते हैं। इनको शर्म नहीं आती? किस मुंह से कह रहे हैं जो वादा आपने किए थे क्या निभाया? क्या तो इस प्रदेश की जनता, देश की जनता ये निजात देना चाहती है। इनके पास कुछ इन्होंने बोला कि मैं जवाब ले लूं अब? इनके दल के एक सेकंड, इनके दल के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या बोला था? ओम प्रकाश राजभर ने बोला कि योगी जी बाबा को मैं घंटा बजाएंगे। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने बोला कि प्रधानमंत्री सबसे देश का झूठा व्यक्ति है, राजभर जी ने बोला। लेकिन वो इनके साथ खड़े हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं। इनकी पार्टी संजय के साथ है, उन्होंने सीता ठीक सर, अब आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं, क्या नहीं बोला? सुनिए ना। हाथरस में, अरे महेश जी, समय की भी पाबंदी होती है। 10 सेकंड अब 10 ही सेकंड लीजिएगा। जयंत चौधरी जो उस किसान जो हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हाथरस पहुंचे, उनको लाठी डंडों से लठियाते हैं, उसके बाद वो उनको साथ ले लेते हैं। इनको क्या धर्म है? ये किस तरह से, किस चेहरे से ये बात कर रहे हैं? सर ये राजनीति है, आप तो बेहतर जानते होंगे। इनकी पार्टी के नेता। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ सीधे। अरविंद जी आप जवाब दीजिए। आप पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारे आरोप लगाया है महेश आर्या जी ने भी और कांग्रेस के प्रवक्ता रंजीत मिश्रा जी ने भी। देखिए संजय जी, मैं कोशिश करता हूं कि तथ्यों के साथ आरोप लगाऊं। यहाँ पे महेश आर्या जी एकदम रट के आए हैं और बोल रहे हैं बिना इंडिविजुअल पर ना जाए, आप तथ्य बताइए ना। मैं तथ्य बताता हूं ना। अजीत सिंह जी ने एक बार कहा था, जयंत चौधरी का नाम ले रहे हैं, इनके अनुभव से, इनके साथ को देखकर, कि जहां देखो सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, जिस गाड़ी में देखो सपा का झंडा समझो उसका गुंडा। ये सही है या गलत है उनसे पूछ लीजिए। ये इनके उनके साथ काम रहे। मैंने मुलायम सिंह पे जो आरोप लगाया बच्चे हैं गलती हो जाने की, ये तो रिकॉर्ड पे है। महेश आर्या जी आपको पढ़ना चाहिए। आपके नेता ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को धमकाया था, उस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ऑडियो टेप जारी किए थे। ये तो रिकॉर्ड पे है। गायत्री प्रसाद प्रजापति आपके सरकार में कैबिनेट में, बीच में संजय जी इनको रोकिए, मैं बीच में नहीं बोला। गायत्री प्रजापति आपके सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकला था, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो दोहराना जरूरी है, क्योंकि कह रहे हैं कि मेरे नेता के खिलाफ आरोप लगाया। अच्छा, लेकिन सर एक चीज बताइए, आरोप नहीं लगाया, मैंने तथ्यों को रखा। अरविंद और गलत है तो उसको काटे। आते हैं तथ्य पे ही आते हैं। चलिए ना, छोड़िए ना, ये तो टीका टिप्पणी चलती रहेगी, राजनीति है, वो आपको कटघरे में खड़ा करेंगे और आप उनको करेंगे, बाकी तय तो जनता को करता है। ये बताइए सर, वायदों की बात हो रही है, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के या फिर आम आदमी पार्टी के, दूसरे विपक्षी दल के प्रवक्ता हो, नेता हो, वो सब आपसे वादा खिलाफी की बात आप पर कहते हैं। अब मैं वादे पूरे करने की आपसे बात बता रहा हूँ। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का फॉर्मूला आपने कहां से निकाला था, क्यों नहीं दिया? एक बार आप पहले ही पूछ चुके हैं, मैं दोबारा उसका जवाब देता हूँ। ये 2 करोड़ का भी जवाब दूंगा और जो हमने किया है पॉजिटिवली उसको मैं बताता हूँ। भाजपा ने वादा किया है 370 हम कहते थे खत्म करेंगे, किसी को विश्वास नहीं होता था, हमने उड़ा के फेंक दिया, खत्म कर दिया। साधुवाद। श्री राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर के निर्माण में हमारी सरकार सहयोग करती थी। हम कहते थे, ये लोग आरोप लगाते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, हमने वो काम करके दिखा दिया। नंबर 2, तीसरी बात ये कहिए बीच में बदतमीजी ना करें,
ये कहिए बीच में बदतमीजी ना करें, ये साउटिंग मैच पुष्पेंद्र जी मैं आप ही के पास आने वाला था, आप क्यों जब बारी आएगी तो बोलेंगे, नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, चैनल पे आप ये सब झूठ मत बोलिए, बदतमीजी ना करें, सारी जनता को पता है बदतमीजी आप कर रहे हैं। गलत तरीका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर का निर्माण के लिए वहां ट्रस्ट बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इनको ऐसे नहीं चर्चा होती है। राम पुष्पेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूँ, पार्टी का कोई रोल नहीं। कहिए कि पुष्पेंद्र जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी ये जो मूड होते हैं, आप बीच में इंटरप्ट करके थोड़ा और मौका दीजिए बोलने का। झूठ बोलने वाले संजय जी, मैं चुप रहो यार, मेरी बात तो पूरी करने दो। आप अपने बारी में बोलना, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप इसका खंडन कर देना। ये क्या तरीका है? जब तुम्हारी बारी आएगी तो अपने बारी में खंडन कर देना। तुम्हारे बाप डिसाइड करेंगे कौन सही करेगा, कौन गलत बोलेगा। संजय जी ये क्या तरीका है? या तो इन्हीं को बुलाइए, जब एक आदमी बोला है झूठ कौन, ये तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, पार्टी का आपने नहीं। मैंने कहा कि नहीं किया, सहयोग करेंगे। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि श्री राम मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी सरकार सहयोग आगे चलिए सर। उसके बाद ये बदतमीजी कर रहे हैं आगे चलिए ना। और इनकी जब बारी आएगी तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। प्लीज आप इंतजार करते। आप पहले भी बोले थे, आपके बारी में नहीं बोला, आपने 3 बार मेरे बारी में बोला। ये अरविंद जी कम टू द पॉइंट प्लीज। बोला तो आप अपने अरविंद जी कम टू द पॉइंट सीधा। अब दूसरी बात आपको बता दें, ये वो पार्टी है जब केजरीवाल माफी मांगने गया था नितिन गडकरी, पहले बोल चुके हैं, तो उसका पैर भी कांप रहा था, हाथ भी कांप रहा था। आप उसका लेटर दिखा दीजिए। अरे आप बताइए, एक अपराधी को, एक चोर को हम क्या आदरणीय कहेंगे? क्या हम आदरणीय कहेंगे? जिस पे सुप्रीम कोर्ट तक मानता है कि इनके पार्टी के नेताओं पर करप्शन के गबन के आरोप है। एक अपराधी को आप आरोप लगाते हो और माफी मांग लेते हो। मैं क्या कहूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ क्या ऐसे लगातार आप तय करोगे ऐसे? शब्दों की मर्यादा नहीं है। टेलीविजन चैनल पे आप बैठ के बोल रहे हैं, आपको मर्यादा में, आपको मर्यादा में करने वाला ये ऐसे शोरगुल में चर्चा नहीं कर पाएंगे। सॉरी, मैं ऐसे शोरगुल में चर्चा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको भी रोक रहा हूं, पुष्पेंद्र जी आपको भी रोक रहा हूं भाई, क्योंकि मैं समझना चाह रहा था पूरे गठबंधन की राजनीति को, लेकिन आप लोग शायद नहीं खुद को समझाना चाह रहे हैं कि हम डिबेट को सार्थक तरीके से आगे ले जाए, क्योंकि समय की पाबंदी होती है। हम टू द पॉइंट बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी, अरविंद जी, मैं क्या कहूं, आप दोनों शांत नहीं होंगे, मैं चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मेरी मजबूरी है सर, और मैं एक कंडक्ट कर रहा हूं, एंकर हूं, मैं आप सबों से निवेदन ही करता हूं। यदि उसके बावजूद यदि आप लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे सम्मानित दर्शक ही इसको तय करेंगे। हमारे विशेषज्ञ महोदय के पास हमको जाना था, लेकिन इस शोरगुल के बीच शायद यदि आपकी आवाज हम सुन पाए तो थोड़ा चलते चलते विश्लेषण कर दीजिए इस गठबंधन की राजनीति पर आगे क्या आप देख पा रहे हैं। देखिए संजय जी, यहाँ नैतिकता वाली बात हो रही थी। मुझे लग रहा नैतिकता किसी पार्टी के अंदर नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि कोई गुजरा हुआ नेता ये कहता है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तो उससे भी बड़े निर्जल शब्द मौजूदा जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जाए दूसरी पार्टी हो जाए, उन लोगों ने कही है। अगर नैतिकता वाली बात है, एक व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खाता है, दूसरा कहता है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी मेरे पास बैठेगा प्रताप से जल जाएगा, तो इन बातों का कोई मायने नहीं रखता है। बात आ जाती है गठबंधन की, 2024 में दोनों धड़े कैसे लड़ेंगे, तो इस पे लड़ाई हो रही है। अब एनडीए गठबंधन कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत में सामने वाला जो हमें काउंटर कर रहा है वो सफल ना हो, और कमोबेश स्थिति हम देख ही रहे हैं, चाहे ईडी की कार्रवाई हो चाहे किसी तरीके से हो, और ये पूरा देश जान रहा है। आपको हमें कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो कार्रवाइयां हैं किन पे सबसे ज्यादा हो रही है। खैर ये तो लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे जी, ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ठीक है, राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या दूसरे अन्य विपक्षी दल के नेता हो, लेकिन सर मान लीजिए किन्हीं कारणों से यदि ईडी रेड करती है या सीबीआई रेड करती है, दूसरी एजेंसियां रेड करती है, जो तस्वीर में जो बड़े बड़े अंबार नोट के दिखते हैं, जो जिनकी गिरफ्तारी होती है, अदालत से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, तो क्या किस किस पर सवाल उठाएंगे हम? नहीं सर, सवाल उठाने वाली बात, इस पे लॉजिक कुछ चीजें सामने निकल के आ रही है, लेकिन जितनी भी कार्रवाइयां ईडी सीबीआई की तरफ से हो रही हैं, जो कुछ खोदा जा रहा है, लेकिन उसको पटल पे भी कुछ नहीं आ पा रहा है। ठीक है, हम दिल्ली में कई बात कर लेते हैं। मैं दिल्ली शराब घोटाले की अगर बात कर लें, 492 लोगों की गवाहियां हुई,
कुछ नहीं निकला। वो जिनकी गवाहियां हो, जो सरकारी गवाह भी बन गए, वो जब बाहर निकल के आते हैं वो एक आरोप लगाते हैं कि जो हमसे गवाहियां वहां पे पूछा गया वो है ही नहीं, वो तो बाद में कुछ और लिखवा दिया गया है। ये इशू से हम डाइवर्ट हो रहे हैं। डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। मैं गठबंधन की राजनीति पर ही बात करना चाह रहा था और वही मेरा मुद्दा भी था। क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं आपको रोक रहा हूं माफी चाहते हुए। पुष्पेंद्र जी, आपको मैं सुनना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों के बीच इतनी तीखी बहस हो गई। 5 सेकंड अगर आप पास हो तो दे दीजिए। मैं आपको दिया, 15 सेकंड दिया सर, आप बोल लीजिए अपनी बात। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय बता रहे थे, उस बात से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी लोगों पे किस तरह से ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस के उन पे दबाव डाल रही है। शराब घोटाला है, शराब घोटाले को ये कह रहे हैं ईडी में संजय सिंह के यहाँ से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया अदालत से जमानत नहीं मिल पा रही है ना, दिक्कत सही है ना, 4 पैसे बरामद नहीं हुए, लेकिन सबको पीएमएलए ने अपने अंदर स्टैब्लिश हुआ है, साक्ष्य स्टैब्लिश हुआ है। आपको एक तो समझ नहीं है कि जब एक आदमी बोल रहा हो तो आप दोनों को बोलना चाहिए। धन्यवाद करता हूं सर, समय संपन्न हो रहा है। बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश ठाकुर आपका, बहुत धन्यवाद महेश आर्या जी आपका, बहुत धन्यवाद रणजीत मिश्रा जी कांग्रेस की ओर से अपनी राय रखने के लिए। लेकिन इस गठबंधन की राजनीति में रंग कितना गहरा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, देर से ही एक इंडिया अलायंस का गठबंधन दिखने लगा है और कहीं न कहीं आत्मविश्वास थोड़ा सा मजबूत होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी और एनडीए कहीं से भी कमजोर स्थिति में नजर नहीं आ रही है। मामला दिलचस्प होना है क्योंकि उधर बीएसपी भी उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर फाइट में शामिल होगी, इधर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में। तो वहाँ आप पंजाब की बात करें तो वहाँ भी ट्रायंगुलर फाइट होनी है, बल्कि चतुष्कोणीय फाइट होनी है। संक्षेप में फिलहाल इतना ही।